हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ये 2018 का जो यूपी टेट का पेपर है यानी प्राइमरी। तो उसमें हम भाग 1 जो सीडीपी था वो हमने कल कवर किया था, और इस भाग में हम जो हमारी कंपलसरी लैंग्वेज है हिंदी वो हम कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का वो आएगा। ऐसा ही पेपर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से आप लोग इस भाग को कवर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाग 2 का, हिंदी भाषा है दिया हुआ। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो भाषा 1 है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, 31 नंबर प्रश्न है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर कवि दिए हैं और उनकी रचनाएं दी हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दिया है शिवराज भूषण, जिनकी रचना भूषण है, या शब्द रसायन देव की रचना है, या परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और अन्य कवि अपनी रचनाओं के साथ सुमेलित हैं। यानी कि शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की रचना है, परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और जो उद्धव शतक है ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो अगला प्रश्न है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें भी गलत पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत है। तो वोल्गा से गंगा, ये तो राहुल सांतकृत्यायन की है, ये सही है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है, क्योंकि ये तो इनकी रचनाएं हैं। और अगला दिया है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, तो ये जोड़ा सही नहीं है। तो दिग्दर्शन जो है ये किसकी है, तो ये भी क्या है, राहुल सांतकृत्यायन की दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है। और अन्य जो है ए बी और सी ये सब सही हैं। तो दर्शन दिग्दर्शन जो है राहुल सांतकृत्यायन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अवयव अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अवयव अशुद्ध है। तो ऑप्शंस दिए हैं ए बी, ए दिया है वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछ रहा है। और दूसरा दिया है कि उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। और अगला देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हाँ मेरा यही विचार है। अगला है डी कि आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा अशुद्ध वाक्य वो होगा सी, हाँ मेरा यही विचार है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्सक्लामेशन साइन यानी कि विस्मयादि विबोधक साइन लगेगा, हाँ मेरा यही विचार है। तो यही दिया है कि हाँ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेशन साइन लगेगा, और हाँ के बाद ये लगेगा और मेरा यही विचार है। अतः वाक्य जो है सी अशुद्ध है। बाकी ए बी और डी ये तीनों जो है सही हैं, और सिर्फ ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। तो कौन सा वाक्य भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो वो है अधुनातन। ऑप्शन नंबर जो डी है अधुनातन, ये क्या है, भिन्न अर्थ में और प्रकृति का है। दिया है कि अधुनातन शब्द का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से हैं। यानी कि चिरंतन भी होता है कि लंबे समय से चला आ रहा सतत काल, शाश्वत सतत होता है, और सनातन भी लंबे समय से। और अधुनातन का मतलब होता है आज तक घटित काल, यानी आज तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए हम अधुनातन का प्रयोग करते हैं। तो ये अर्थ और इसकी प्रकृति में ये भिन्न है। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, क्या होगा, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो अर्वाचीन का जो अर्थ होगा वो होगा नवीन, यानी कि अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन, और इसका नवीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। क्या होगा, प्राचीन होगा, और जिसका विलोम प्राचीन होगा। यानी कि अर्वाचीन का मतलब होता है या अर्थ होता है नवीन, जिसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विरहड़ी या ग्रहणी
विभीषण या जगत गुरु। तो विरहिणी नहीं होता है, ये विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी होता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है अशुद्ध शब्द है और बाकी सभी क्या हैं? शुद्ध शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध शब्द है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना यानी हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, या माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति। तो कौन सा युग्म गलत है? तो वो ए जो है ये भी सही है कि लुटिया डूबने का अर्थ होता है सारा काम चौपट होना, और माई का लाल ये भी मतलब होता है साहसी व्यक्ति, और मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। तो इसमें जो बी दिया है यानी कि सब्ज बाग दिखाना, ये हरा भरा करना यहाँ पर दिया है, और सब्ज बाग का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। तो इसका जो बी नंबर जो है ये गलत युग्म है। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया है इसका। अगला है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है कि अन्योक्ति, यमक, श्लेष या रूपक अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है सी और डी दो अलंकार दिए हैं, यानी कि सी और डी यानी कि श्लेष और रूपक अलंकार। सी और डी दोनों ही उत्तर सही हैं। बिहारी का यह दोहा श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और आगे देखते हैं कि जो श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों में लागू होता है तथा उनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ अब यहाँ एक अर्थ दिया है और दूसरे अर्थ के संदर्भ में क्या होता है कि दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेम अध्यात्म का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो गौशाला में कौन सा समास है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यानी गौशाला जो है विग्रह करने पर गाय के लिए स्थान अर्थ प्राप्त होता है, अतः संप्रदान तत्पुरुष समास उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। यानी कि देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति अर्थ प्राप्त होता है, अतः यह संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रा या प्रागैति। तो किसका है प्रागैतिहासिक में? तो प्राक का है। किस उपसर्ग का? प्राक का। यानी कि प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। यथा क्या हो गया? प्राग प्लस ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो तुलसीदास रचना है, ये कविता है, ये किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और तुलसीदास क्या है? छायावाद के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 ईस्वी में लिखी गई कविता है। ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला प्रश्न है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? वही धन अस्कार, बहिष धन आकार, बहि धनकार और बहिर्धनकार। तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा बहि धनकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि प्लस कार, यानी बहि धन कार। यह विसर्ग संधि के नियमानुसार है। और नियम क्या है इसका? यदि विसर्ग संधि के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ड का, खा, पा, फा,
हो तो विसर्ग का श जो हो जाता है। तो ये जो है इसके नियम है, किसका? तो विसर्ग संधि का ये नियम है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता है और एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1941 में की गई थी। तो वैदेही वनवास आप लोग याद कर लेंगे किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और इसकी रचना इन्होंने 1941 में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द यानी पहिया, लिखावट, पखावज तथा मझधार। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द जो पहिया है ये क्या है? इसमें से पुल्लिंग शब्द है और दिए गए शब्दों में पहिया शब्द जो है पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है। यथा समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है, ये क्या है? इसमें पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिया है कि निर्देश है कि 46 क्वेश्चन नंबर 46 से 47 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो आप लोग इस गद्यांश को जो अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यानी 2 क्वेश्चन है 46 और 47। तो ये क्या है? ये पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। आप लोग गद्यांश पढ़ लेना, उसके बाद जो है इसको आगे थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो क्या नहीं है? तो हो जाएगा ए यानी कि अलंकरण। संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो अलंकरण नहीं है। यानी कि गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण जो है संप्रेषण कला नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? 47 नंबर है। किससे होता है? अभ्यास से, भाषण से, अनायास से या विषय की अच्छी पकड़ से होता है? किससे होता है? तो ये निरंतर अभ्यास से होता है। यानी कि ए नंबर जो होगा, संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, छा, त्रा या ज्ञा। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो या दिया है ये क्या? संयुक्त व्यंजन नहीं है। दिए गए विकल्पों में ए यानी कि या संयुक्त व्यंजन नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन क्या है? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी कि आप लोग इनको जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इन्हें भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और जो या होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। ये तो आपका इसी क्वेश्चन में दिया है, ये तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही नहीं है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय पद में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास जो है ये सही नहीं है। यानी कि मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है और इसका समास विग्रह है। क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? तो बहुब्रीहि नहीं है। ये इसका क्या है? उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, अल, अलन, अलम। तो कौन सा नहीं है? तो डी नंबर यानी कि अलम। ये जो है उपसर्ग इसका प्रयोग नहीं है। कैसे? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग है? उपसर्ग का प्रयोग तो अलम का प्रयोग है, हुआ है। यथा क्या? अलम प्लस कार, अलंकार, ये होता है, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 51 नंबर की, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दिया। यानी कि ये इसमें रेखांकित क्या है? तो यह रेखांकित दिया है, तो इसका पद का परिचय देना है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण यानी पुस्तक विशेष और एक वचन या स्त्रीलिंग। या फिर बी नंबर दिया है सर्वनाम एक वचन या स्त्रीलिंग या गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष या एक वचन और संबोधन अवयव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर जो दिया है सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष के उसमें और एक वचन और स्त्रीलिंग। ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से।
अगला प्रश्न है कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है, तो वो हो जाएगा संश्लेषण। क्या हो जाएगा, विश्लेषण का संश्लेषण विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठस्थ, दंत, मूर्धन्य या अनुनासिक। क्या कहते हैं, तो यानी कि दांतों के ऊपर जब जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत बोलते हैं। क्या कहते हैं, दंत। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ, ता जब बोलेंगे आप तो आपकी जो जीभ होगी वो क्या होगा, आपके ऊपर वाले दांतों पे लगेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 54 है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। निम्न में से कौन से ऊष्म व्यंजन हैं, श, स और सा, आ, बा, सा, चा, छा, जा, या, रा, ला। तो ऊष्म व्यंजन यानी उपरोक्त में से ऊष्म व्यंजन जो है श, श और सा ये है, यानी कि ए नंबर। और जो है ये सा, शा, सा और हा ऊष्म व्यंजन के रूप में हिंदी भाषा व्याकरण में स्वीकृत हैं। कितने हैं ऊष्म व्यंजन, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये आप लोग अच्छे से हिंदी भाषा में व्याकरण होता है उसमें स्वीकृत हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम क्या है, तो अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। क्या हो जाएगा, अत्यल्प। यानी अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, और जिसका सटीक विलोम क्या होगा, अत्यल्प होगा, अर्थात जितना कम हो सके। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रृत का विलोम क्या है। रृत का विलोम क्या हो जाएगा, अनृत या वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। क्या हो जाएगा, तो अनृत हो जाएगा। रृत का विलोम क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। यानी कि रृत शब्द का अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है, और अनृत का अर्थ है असत्य, गलत या अव्यवस्थित होता है। तो दोनों का अर्थ दिया है और ये दोनों का विलोम हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है, तो सम, सक, सन या संक। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संकल्प शब्द में उपसर्ग सम होगा। यानी कि कौन सा सम उपसर्ग लगा है, यथा क्या होगा, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, क्या होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य या अन्य। तो क्या होगा, तो भाववाच्य होगा। यानी कि भाववाच्य, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य। यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता या कर्म या भाव है, वाच्य कहते हैं। और क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस भाव में, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य का होना निश्चित है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। लौंग, लवंग, आंत, आत्र, लुनाई, लावण्यता, आयस, आदेश। तो इसमें जो दिया है तद्भव और तत्सम, यानी जो तत्सम होता है वो शुद्ध संस्कृत शब्द होता है, तद्भव जो होता है हम आम बोलचाल की भाषा में जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द दिया है तो कौन सा मेल गलत है इसमें, तो मेल जो है सी, लुनाई, लावण्यता, ये गलत है। बाकी जो है आपका जो ए, बी और सी, यानी ए, बी और डी ये दिया है ये सही है। यानी कि दिए गए युग्म में लुनाई, लावण्यता का मेल गलत है और अन्य युग्म क्या है, सही युग्म है। अगला प्रश्न है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, ये तो सही है। और अगला है रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये जो है गलत है। और अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनकी रचना है। तो स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्रा की, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। अतः विकल्प सी जो है युग्म जो है इसका गलत है, बाकी इसके सही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी थी उसको हमने कवर किया है इस वीडियो में। और उसके बाद हम आपका जो वैकल्पिक लैंग्वेज होती है जिनमें आपको चुनना होता है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
अगर अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।